ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया है वो एस.सी. वर्मा के मैकेनिक्स सेक्शन से चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ली गई है और इसमें मैंने इस प्रॉब्लम को सिर्फ बनाने के मकसद से नहीं लिया है। मैं मुख्य तौर पर मैंने इसको वैसे लोगों के लिए लिया है जो किसी भी प्रॉब्लम पर नेचुरल तरीके से कैसे सोचता है इंसान, एक लेमैन इंसान, उसके लिए लिया गया है। साथ साथ मैंने इसका भी ध्यान रखा है कि जो एक्चुअली आईआईटी मेंस वगैरह एडवांस जो देते हैं विद्यार्थी, वो इस प्रॉब्लम को जल्दी बनाते हैं। वो उसमें सीडो फोर्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो कैसे उसको बना सकते हैं इस पर भी मैंने डिस्कस किया है। लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा नेचुरल थिंग जो करता है कोई भी इंसान, एक साधारण इंसान, उसके लिए। तो इसमें पूछा क्या गया है पहले ही जानते हैं। इसमें दिया ये क्या है, सिचुएशन दी गई है कि ये सभी जो सरफेस है ना, जो कांटेक्ट में जो सरफेस किसी के कांटेक्ट में है, इन दोनों या इन दोनों के बीच में सभी स्मूथ हैं। दूसरा गिवन क्या है, ये स्मॉल एम कैपिटल एम थीटा, और जाहिर है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी गिवन है। इसमें एक्चुअली न्यूटन्स लॉ का भी है यूज़ बहुत अच्छा। दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव जो मोशन है उसका भी इस्तेमाल है, और साथ ही साथ इसमें वेक्टर का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें क्या है कि ये जब देखिएगा कि ये जब सिस्टम को रिलीज किया जाएगा तो इसके ऊपर ये स्लिप करेगी, इसके अलॉन्ग इसका एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसका एक्सेलरेशन जो ये डायरेक्शन दिखला रहे हैं इसके रिलेटिव होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन जो है किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है लेकिन डायरेक्शन पता है। इसका ये भी एक्सेलरेट करेगा, इसलिए आप अगर इसको हम इनर्शियल फ्रेम इससे अटैच तो है, इसको इस्तेमाल तो न्यूटन्स लॉ कर लेंगे ईजिली। लेकिन जब इसका इस्तेमाल हम न्यूटन्स लॉ करेंगे तो जाहिर है कि न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं होता है, इनर्शियल फ्रेम में होता है। तो इसका जो एक्सेलरेशन, ना तो डायरेक्शन ना तो मैग्नीट्यूड इनर्शियल फ्रेम में नहीं पता है, यही इसको प्रॉब्लम को थोड़ा टफ लेंदी बनाता है। लेकिन सीडो फोर्स का इस्तेमाल करके विद्यार्थी बहुत इजीली बना लेते हैं, बना तो लेते हैं प्रॉब्लम, लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं। इसलिए आगे चल कर के इंजीनियरिंग अगर हमें पढ़ते हैं तो उनको दिक्कतें आने लगती हैं। इसलिए हम यहाँ पर फोकस करेंगे मैकेनिक्स को सीखने पर। अब आते हैं इसको बनाते कैसे हैं, और बनाने के दौरान ही हम लोग उस सभी बारीकियों को सीखेंगे। इसके लिए मैंने पहले एक ड्रॉ किया सिचुएशन। इसका मैंने सोचा एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिए, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और इसका एक्सेलरेशन ए डैश जो माना है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में नहीं, इस ब्लॉक यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। अब हम आते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा दी गई है। अब सिचुएशन आता है कि एक्सेलरेशन हमने लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू प्रिज्म, तो आप जान रहे हैं कि ये होगा, ये दोनों ही इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन है। मैंने इसको ए डैश माना है, इसको ए माना है, इसको ए नॉट माना है। इस तरह से ए जो होगी ए डैश प्लस ए नॉट होगी। अब हम क्या करेंगे, इससे एक वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये ए डैश है, ए है, ए नॉट है, ये एंगल थीटा होगी, ये बीटा मैंने सपोज किया है। ऐसा इसलिए थीटा होगा क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं एंगल थीटा है, तो आप जब पैरेलल लाइन यहाँ से खींचेंगे तो ये जो एंगल बनेगी वो थीटा ही बनेगी। अब आते हैं इस बात पर कि इसी वेक्टर लिखेंगे तो इसका हम लोग कंपोनेंट लिया है, कंपोनेंट फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ से देखिएगा कि इसमें जो नोन है 4 नोन था, लेकिन जो हमने यहाँ पर देखा बहुत सारे नोन हो गए, ए हो गया, ए नॉट हो गया, ए डैश हो गया, एक और है जिसे हम बीटा कह रहे हैं, बीटा भी अननोन है। तो 4 अननोन है, 4 इक्वेशन चाहिए। ये वेक्टर इक्वेशन है, इसी का कंपोनेंट फॉर्म में ये है, ना कि ये और अगर अलग से इक्वेशन है। अब आते हैं इसका कंपोनेंट ले रहे हैं,
इस डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा। उसी तरह से इन सभी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया तो इस तरह से हो जाएगा। अब हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया है इस प्रिज्म के लिए, इस फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में तो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि mg और इसका नॉर्मल जो रिएक्शन है उसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं होगा, तो जो होगा वो देख रहे हैं कि इसमें जो रिएक्शंस फोर्स होगी, इस पर जो फोर्स लगेगा, ये ब्लॉक पर जो लगाने वाला फोर्स है इसके द्वारा वो नॉर्मल ही सिर्फ होगी, इसलिए उसका थर्ड लॉ के अनुसार से उसके कारण इस पर रिएक्शन फोर्स आएगी, जैसा कि यहाँ दिखलाया गया है ये। अब हम क्या करेंगे कि मास इंटू एक्सेलरेशन जब लिखेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में n sin थीटा ma0 के बराबर होगी, क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है इसलिए उसके दूसरा हम कंपोनेंट नहीं लिखे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं स्मॉलर ब्लॉक के लिए। मैंने ये सिचुएशन फिर से एक बार दिखलाया है। दिस इज द एक्सेलरेशन a डैश, दिस इज द एक्सेलरेशन a डैश, दिस इज a और दिस इज a0, ताकि चीज़ों को कंपोनेंट लेते वक्त ये दिक्कत ना हो समझने में, इसके लिए लिया गया फिर से। अब आप देख रहे हैं, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ इसके लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करें, तो उसके लिए लिखे हैं हम लोग। यहाँ पर हमने n sin थीटा को a/0 से हटाया और आप देखेंगे a cos बीटा को ये लिखे हैं, जैसा हमने कंपोनेंट फॉर्म पीछे दिखलाया है उसी तरह से लेट किए, तो a0 और a डैश में एक रिलेशन आई है। आप देख रहे हैं कि a0 a डैश अभी इसमें अननोन है, बाकी सब नोन है। दूसरा हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे, यानी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखेंगे तो ये आएगी, और हम यहाँ पर रिलेट करके a डैश निकाले हैं। जब a डैश निकल गई तो हम a0 भी निकाल सकते हैं, और आप देखिएगा a डैश की वैल्यू क्या है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने पहले मेथड से तो बना लिया, कॉम्प्लिकेशन आया, देखे कितना लॉन्ग गया, लेकिन अब हम इस्तेमाल करेंगे कि न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे कर सकते हैं, और ऐसा करके हम प्रॉब्लम को बहुत कम टाइम में और बहुत कम कैलकुलेशन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम में किया, और ये मेथड सेकेंड है, दूसरा मेथड। इसमें आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक में दिखलाया गया, दिस इज द एक्सेलरेशन रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम स्मॉलर ब्लॉक का, उसी तरह से इस एक्सेलरेशन बिगर ब्लॉक का। अब हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं, और ये जो है मैंने लिखा है ये एक्सेलरेशन, क्योंकि इस ब्लॉक का इनर्शियल फ्रेम में है तो इस पर जो लगने वाला नेट ट्रू फोर्स और डिवाइडेड बाय m लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ये टर्म, यहाँ ये खासियत है, इसको लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये फोर्स है नहीं, ये जस्ट ये स्यूडो फोर्स कहना भी नहीं चाहिए। इसको एक्चुअली है ये कि जब मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो क्या होगा, ऐसा जब लिखते हैं तो सभी नेट जो जितने भी ट्रू फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट या वेक्टर सम साथ साथ कुछ और जोड़ना होगा। जाहिर है इसका डायमेंशन फोर्स का है, इसका भी डायमेंशन फोर्स का है, तो इसका भी डायमेंशन फोर्स का ही होगा, लेकिन ये जस्ट एक टर्म है, एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, न कि ये फोर्स है और ना ही ये स्यूडो फोर्स कहना चाहिए। हाँ, अब बोलेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो स्यूडो फोर्स जो बोलते रहते हैं उनको ये मैं बताना चाहूँगा, ये स्यूडो फोर्स नहीं है, इट इज़ ए वेक्टर सम ऑफ दीज टू, और इस कारण से इसका भी डायमेंशन फोर्स का ही होगा, क्योंकि दो फोर्स का वेक्टर सम तभी हो सकता है जब दोनों डायमेंशनली सेम होंगे, एक ही तरह के वेक्टर होंगे। इस कारण से इसका तो डायमेंशन होना ही चाहिए फोर्स, लेकिन यही कारण से इसको स्यूडो फोर्स कहने की गलती करते, यही नहीं, बहुत मैंने अब बड़े बड़े प्रोफेसरों को भी मैंने देखा है इस चीज़ को बोलते हुए। इट इज़ नॉट ए स्यूडो फोर्स बट इट हैज़ अ डायमेंशन ऑफ फोर्स। मैंने इसीलिए इसको बताने के लिए बोला। अब आते हैं इसमें लिखते कैसे हैं। मैंने लिखा
ये देखिए नेट फोर्स यही दो काम कर रहा था, ये ट्रू फोर्स है और ये टर्म ऑफ एडजस्टमेंट है। मैं इसको सूडो फोर्स की जगह पर टर्म ऑफ एडजस्टमेंट कहना पसंद करता हूँ। इसमें भी कंपोनेंट उसी तरह से लेंगे जैसा हमने पिछला बार लिया है, ताकि रिलेट करना आसान हो। तो एक इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो ये आएगी, और जब इसके वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो n आएगी। अब क्या करेंगे, उस n की वैल्यू यहाँ पर देंगे और इसको हम यहाँ रिलेट कर देंगे, तो हमें सबसे पहले a नॉट आ जाएगी, जो कि पहला की एरो इसमें पूछा जा रहा था एरोड्रॉप में, ये पहले आ गई। उसके बाद a नॉट की वैल्यू जब हम लोग देंगे, जो कि रिलेशन था ए नॉट ए डैश के बीच, तो यहाँ रखेंगे तो हमें ये आ जाएगी ए डैश। बस यही प्रॉब्लम था। थैंक यू। हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे, एरोडॉप से प्रॉब्लम बनाएंगे और वर्मा साहब से भी रेसनिक एंड हेरिडी की भी ज़रूरत पड़ी तो उसको भी डील करेंगे। मेरी कोशिश है पर डे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लिया जाए मैथ और फिजिक्स का, और लाइव भी आया जाए जैसे जैसे मौका मिले, ताकि कोर्स को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके, ताकि सभी स्टूडेंट को फ़ायदा हो।